अगर मैं तुम लोगों से पूछूं जो भी तुम्हारी करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसके हिसाब से मेरे को सोच के बताओ, क्या तुम लोग मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में 95 या फिर 95 से ऊपर ले आओगे? एक बारी को मैथ्स को भी छोड़ो, उसमें क्या मार्क्स आएंगे उसको भी गोली मारो, सिर्फ इतना बताओ प्रेजेंटली करंटली क्या तुम अच्छे से टाइम मैनेज कर पा रहे हो? मतलब बोर्ड एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, उसके साथ साथ हमारा जो भी साइड टारगेट है सर, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हम फोड़ना चाह रहे हैं उसकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही है। डेली रूटीन बढ़िया से फॉलो होता है, रात में सर बड़ी सी स्माइल के साथ सोता हूं क्योंकि पूरे दिन का बढ़िया से प्लान जो भी करा था सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अगले दिन भी सर एक खुशी के साथ, कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि बढ़िया से टाइम मैनेज हो रहा है। ऐसा है क्या? मुझे पता है ऐसा नहीं है। तुम लोग स्ट्रगल ही टाइम मैनेज करने में कर रहे हो। बहुत डीएम्स आ चुके हैं लास्ट एक हफ्ते में मेरे पास कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, और यही मेन स्ट्रगल रहता है बेटा क्लास 12th का। इसलिए आप लोगों को मैं हेल्प करने आया हूं थ्रू दिस वीडियो। आप लोगों को प्लानिंग कैसे करनी है आप वो भी सीख सकते हो इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको एक प्लान चाहिए और आप सिर्फ इतना कमिट कर दोगे कि सर हम लोग डेडिकेटेडली मेहनत करने के लिए रेडी हैं, बस एक प्लान दे दो, तो ये वीडियो आपको वो प्लान भी प्रोवाइड कर देगी और प्लान बनाते कैसे हैं वो भी सिखा देगी। क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, कि आपको मैथ्स का सिलेबस कैसे कवर करना है। सबसे पहले तो जून से लेके मार्च तक, मार्च में हमारा बोर्ड एग्जाम होगा। अब मार्च के अराउंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की क्या टाइमलाइन होती है ये भी दिमाग में होना चाहिए। जनवरी से आपका जेई चालू हो जाता है, जेई मेन चालू हो जाता है। अप्रैल में आपका एनडीए चालू हो जाता है, एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। उसके बाद आप लोगों का सीयूईटी का एग्जाम होता है मई जून में। तो ये हम लोगों को दिमाग में टाइमलाइन होनी चाहिए जब हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए अब हमारे पास जून से लेके मार्च तक का टाइम है। इसमें हम लोगों को नवंबर तक पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि नवंबर में अपने प्री बोर्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर अपने को स्प्रिंट भागनी चालू करनी है। तो प्लान ऐसा रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए कि धीरे धीरे सबसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। सबसे पहले अपन लोगों को थोड़ा सा धीरे धीरे भागना चालू करना है। बेटा एक रनर कैसे भागता है? जब मैराथन, बहुत बड़ी मैराथन भागनी हो तो धीरे धीरे पहले वो मोमेंटम बनाता है, फिर टुवर्ड्स द एंड वो एकदम स्प्रिंट मारनी चालू करता है। तो नवंबर के बाद वाला जो टाइम है वहां पे तो बेटा हमें ना कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और बहुत तेजी से भागना है। लेकिन अभी हम लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने पे फोकस करना है, बढ़िया से टाइम मैनेज करने पे फोकस करना है। मंथली कैसे चैप्टर्स कवर करोगे, क्या प्लान रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा, सारी बातें तुम लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगी। सबसे पहले गोल्स दिमाग में बिठा लो, छोटे गोल बड़े गोल सारे के सारे स्लाइड पे मेंशन है। सबसे पहले बेटा पीरियोडिक टेस्ट और मिड टर्म्स ये होते हैं काउंट इंटरनल असेसमेंट में। इंटरनल असेसमेंट होती है 20 मार्क्स की। तो अगर तुम इस एग्जाम्स में अच्छा करोगे तो तुम 100 मार्क्स में से खेल पाओगे। अगर तुम इन एग्जाम्स में अच्छा नहीं करोगे, इनको इग्नोर कर दोगे, तो बेटा तुम खेल ही 80 मार्क्स में से पाओगे। तो 95 के सपने तो भूल जाओ अगर तुम पीरियोडिक और मिड टर्म में अच्छा नहीं करते हो। अब पीरियोडिक होते हैं हमारे जून जुलाई के आसपास, यूजुअली 2 या 3 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है ये। उसके बाद हमारे मिड टर्म्स होते हैं बेटा अगस्त और सितंबर में। तो यहां तक आते हुए जो भी पीरियोडिक टेस्ट में सिलेबस आ रहा है वो कवर हो जाना चाहिए। 3-4 चैप्टर जितने भी आ रहे हैं जून जुलाई तक कवर हो जाने चाहिए। उसके बाद मिड टर्म्स यानी कि 50% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए अगस्त तक। तो जब तुमको ये गोल्स पता होंगे उसी के हिसाब से तुम अपनी सिलेबस कवरेज कर पाओगे ना। उसके बाद तुम लोग को पता होना चाहिए कि उसके बाद वाला इवेंट हो जाता है प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स नवंबर दिसंबर में चालू हो जाते हैं। यहां तक अपने को पूरा सिलेबस कवर करना है दोस्त, नवंबर तक। फिर प्री बोर्ड के बाद तो भाई ऐसे सर पे एकदम आते हुए चीजें दिखेंगी ना, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, क्योंकि मैंने बताया जनवरी में जेई चालू हो जाता है, अप्रैल में तुम्हारा एनडीए होता है, फिर तुम्हारा सीयूईटी। जो भी सीयूईटी देगा उसको थोड़ी राहत होगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी में अच्छा खासा गैप होता है 2-3 महीने का, उसी में ही आप सीयूईटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये जो टाइम है आप लोगों का दिसंबर ऑनवर्ड्स मान के चलो, वो तो भाई बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हैवी रहने वाला है। तो यहां पे तो आपको अपना माइंड मेकअप भी करना पड़ेगा कि बहुत हैवी तरीके से मेहनत करनी है भाई अपने को। उसके बाद जो मैंने बोला आपको प्लान तो दूंगा लेकिन ये भी सिखाऊंगा कि प्लान बनाना कैसे होता है। मैंने जब ये प्लान बनाया तो क्या क्या चीजें सोची आप लोगों को दिख रहा है यहां पे, कि जब ये रोड मैप मैंने रेडी किया तो मैंने ये सोचा, और आपको भी इस तरीके से सोचना है जब आप पढ़ रहे होगे। हमेशा दिमाग में टारगेट्स रहने चाहिए कि सर अगस्त तक हाफ सिलेबस कवर करना है एनी हाउ,
क्योंकि मिड टर्म्स में 50% सिलेबस तो आएगा ही आएगा, इसलिए ये टारगेट है। उसके बाद जब ये चल रहा होगा सर जून से लेकर नवंबर तक सिलेबस कवर करने में जब मैं व्यस्त होऊंगा ना, तो मेरे को टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं टाइम मैनेज नहीं करूंगा और मैथ्स पे ही लगा रहूंगा दिन रात, तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रगल करेगा, सफर करेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं जेई दे रहा हूं, जो कि मेजोरिटी बच्चे देते हैं, जहां पे 11th का सिलेबस भी आता है, तो 11th का सिलेबस भी रिविजिट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा बार बार ही। तो इसलिए मंथली जो प्लान बनाऊंगा, ध्यान से सुनना, अभी दिखेगा तुमको मंथ ऑन मंथ जब मैंने चैप्टर्स डिवाइड करे हैं ना, तो इस तरीके से करे हैं कि एक मंथ में मैं कभी भी तुमको 4 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर तुम खुद का भी प्लान बना रहे हो तो एक महीने में मैक्सिमम दो से 3 चैप्टर ही कवर करने हैं अपनों को, ताकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी मैनेज हो पाए, 11th क्लास भी मैनेज हो पाए। ये सब चीजें दिमाग में रखनी है। उसके साथ साथ नवंबर तक सिलेबस कवर हो जाना चाहिए 12th का, और सिलेबस कवर हो जाना चाहिए अच्छी प्रैक्टिस के साथ, कि भाई मैंने अच्छे से पीवाईक्यूज भी कर लिए हैं, एनसीईआरटी के सवाल भी कर लिए हैं, उसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल भी कर लिए हैं। फिर नवंबर के बाद अपना सैंपल पेपर्स वाला जोन और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम अब वो पुराना वाला बोर्ड एग्जाम नहीं रहा है बेटा। अब एमसीक्यूज भी आते हैं, केस बेस्ड सवाल भी आते हैं, और अब बोर्ड एग्जाम का लास्ट 2 साल से लेवल भी ठीक ठाक हो गया है। जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक्चुअली तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक कर रहे होंगे डेप्थ में। तो इसलिए अब थ्योरी पढ़ते वक्त भी बोर्ड लेवल के हिसाब से अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रास्प करना है, और क्वेश्चन भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के करने हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आ रहा है टाइमलाइन, कि अपन लोगों ने टाइमलाइन पूरे के पूरे साल को अभी से लेके 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक है बेटा जून से लेके नवंबर तक का हिस्सा, दूसरा है दिसंबर से लेके मार्च तक का हिस्सा। जून से लेके नवंबर तक के हिस्से में 6 महीने हैं अपने पास। मैं मान के चल रहा हूं कि अभी तुमने चालू ही नहीं करा है, जो कि ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे, एक आधा चैप्टर तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। 13 चैप्टर्स हैं। अब एक बात बताओ, अगर एक चैप्टर कर लिया तो 6 महीने में 12 चैप्टर कवर करने हैं, तो एक महीने में 2 चैप्टर कवर करने हैं तुम्हें, 2 चैप्टर। क्या बहुत ज्यादा बड़ा टास्क है ये? अगर मैं सिर्फ मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूं, तुम लोग फिजिक्स में भी सेम प्लान फॉलो कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी सेम प्लान फॉलो कर सकते हो। तो क्या एक महीने के अंदर तुम लोग एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स भी कवर नहीं कर सकते हो? बेटा अच्छे से कर सकते हो। और पता है इसकी प्लानिंग की खासियत क्या है, जो मैं तुमको अब बताने वाला हूं। जब तुम ये 2 से 3 चैप्टर मंथली कवर कर रहे होगे ना, तो तुम इसको बोर्ड लेवल पे भी कंप्लीट करो, एट द सेम टाइम तुम इसको कंपटीशन लेवल पे भी कंप्लीट करो, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। मतलब 15 दिन प्रॉपरली तुम एक चैप्टर को दे सकते हो। सबसे पहले तुम उसको क्या करो, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करो, फिर वहां से अपना लेवल को ऊपर बढ़ाओ। जो भी एक्स्ट्रा थ्योरी है उस चैप्टर के हिसाब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में वो पढ़ो। फिर उसके बाद तुम लोग उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पीवाईक्यूज करो। तो मतलब हर महीने जब तुम आगे बढ़ रहे हो, तो तुम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सक्षम होते जा रहे हो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर होते चले जा रहे हो। उसके बाद 2 से 3 चैप्टर वाली बात हो गई। और अभी मैं तुम लोगों से क्या बोल रहा हूं, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आप लोगों को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो अलग है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स को आप लोगों को डेली 1 घंटा देना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो अब प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी आपको एज अ स्टूडेंट। तो डेली 1 घंटा आप लोगों को मैथ्स को देना है, क्योंकि बेटा आपको पता है इसके साथ आप लोगों की कोचिंग की क्लासेस भी चल रही होंगी। अगर आप स्कूल जा रहे हो रेगुलर तो वहां पर भी क्लासेस होंगी। तो आप लोगों को डेली 1 घंटा निकालने के लिए बोल रहा हूं। डेली 1 घंटा आप लोग मैथ्स के लिए निकाल लोगे फॉर नेक्स्ट 2-3 महीने, दैट विल बी एनफ। जब हम लोग ये नवंबर के आगे चले जाएंगे, जब हमको दिख रहा होगा कि यार अब बहुत सारी चीजें सर पे हैं, तो हम लोग इसी आर को बढ़ा देंगे, 1 घंटे को बढ़ा देंगे। दिसंबर से लेके मार्च तक भाई हम लोग वही है, एक तो प्रैक्टिस पे तो अत्यंत फोकस रहेगा, और प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट करनी है कि एमसीक्यूज भी लग रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी लग रहे हैं, सैंपल पेपर्स करने पड़ेंगे फुल लेंथ, टाइम मैनेज देखना पड़ेगा 3 घंटे में हो भी पा रहा है नहीं हो पा रहा, पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे चैप्टर वाइज, ईयर वाइज। उसके बाद यार रिवीजन करते रहनी पड़ेगी। बेटा यहाँ पे सिलेबस कवर हो गया तो क्या कभी दोबारा रिवाइज नहीं करोगे? अब करना पड़ेगा। नोट्स जो बनाए हैं वन शॉट के थ्रू रिवीजन करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो भी हमारे बैकलॉग्स हैं उसको भी कवर करते हुए चलना पड़ेगा।
11th का कुछ सिलेबस है जो कि जिसमें मैं वीक हूं, उसको मजबूत करने पे काम करना पड़ेगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि जब तुम जून से लेके नवंबर में हर एक चैप्टर को कवर करोगे, 2 चैप्टर 1 महीना, यही बात हुई है हमारी। जब तुम लोग चैप्टर को कवर करोगे तो बोर्ड लेवल पे सबसे पहले कैसे करोगे, फिर कंपटीशन लेवल पे कैसे करोगे, एक एक चीज बता रहा हूं। ये है एक्चुअल प्लानिंग जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। सबसे पहले तुम लोग थ्योरी कवर करो, जैसे भी कवर करो, एनसीईआरटी पढ़ो, यूट्यूब का लेक्चर देखो, कहीं भी कोचिंग में जाते हो वहां से कवर कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो तुम लोग थ्योरी बोर्ड लेवल पे कवर करो सबसे पहले। फिर तुम लोग एनसीईआरटी के सवाल करो। जैसे मान लो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने की सोची कल से, ये वीडियो मैंने आज देख ली, कल से मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने की सोची। सबसे पहले मैं थ्योरी कवर करूंगा, चाहे मैं एनसीईआरटी से पढ़ूं, चाहे मैं कोई यूट्यूब लेक्चर की हेल्प करूं, जैसे भी लूं, मेरे को थ्योरी कवर करनी है। उसके बाद मैं आऊंगा एनसीईआरटी के सवाल लगाऊंगा, सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे क्वेश्चंस लगाऊंगा। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो मैं उसी चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल लगाऊंगा। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल करते करते ना मेरे को अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि यहां पर बेटा काफी अच्छे क्रिटिकल थिंकिंग वाले सवाल हैं, तो यहां पर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स ना बेटर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को एक लास्ट फेज पार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है मिक्स सवाल का। मिक्स सवाल का मतलब क्या है कि यार एक ऐसा रिसोर्स मिल जाए जहां पे पीवाईक्यूज भी मिल जाए, एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल जो कि फेमस किताबें हैं, इनके कुछ रिपीटेड सवाल मिल जाए, इनके कुछ सिलेक्टेड सवाल करने को मिल जाए चैप्टर वाइज, तो कहानी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब आप लोग सोचोगे कि सर पीवाईक्यू करना है तो एक पीवाईक्यू की बुक, उसके बाद सर एक आरडी शर्मा की बुक, उसके बाद एमसीक्यू, सीबीक्यू के लिए कोई रीसेंट क्वेश्चन बुक लेनी पड़ेगी, तो 3 बुक हो गई सर ये तो बेटा ऐसा नहीं है, आजकल का टाइम बहुत चेंज हो गया है। अब आप एक ही क्वेश्चन बुक में ना ये सारी की सारी वैरायटी पा सकते हो। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बुक्स खरीदने पे फोकस नहीं करना है, एक ही ऐसा रिसोर्स अपने को लेना है जहां पे हमारे पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड हो, हमारे रीसेंट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हो, आरडीआरएस के भी सवाल उसमें मौजूद हो। तो अभी बेटा मैंने रिसेंटली ना ऑसवाल की बुक मंगाई है, ठीक है, 1 या 2 दिन के अंदर वो मेरे को डिलीवर हो जाएगी। फिर मैं उस बुक को अच्छे से एनालाइज करूंगा कि उसमें एरर्स हैं, उसका पैटर्न कैसा है, बढ़िया बुक है या नहीं है। फिर तुमको रेकमेंड करूंगा, अगर तुमको क्वेश्चन बैंक लेना है उसके बाद लेना, क्योंकि करना तो पड़ेगा बेटा, मिक्स प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चाहे तुम बिना बुक के ऑनलाइन करो फ्री मटेरियल यूज करके, या फिर एक क्वेश्चन बैंक लेके करो, तुमको करना तो पड़ेगा। तो इसलिए अभी वेट करना 2-3 दिन का, मेरे पास जब वो बुक आएगी उसके बाद मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा। तो ये हो गया बेटा बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हो गई। अब तुम लोगों को जब यहां पर सेम चैप्टर को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाना है तो तुम कैसे लेके जाओगे, ध्यान से सुनना। ये सब कर लिया, इसके बाद जो भी तुम्हारी एक्स्ट्रा थ्योरी है, अगर कोई एक्स्ट्रा थ्योरी है, जैसे डिटर्मिनेंट्स तुम लोग पढ़ रहे हो मान लो, तो तुम्हारा एनसीईआरटी में जो है उससे तुमको एक्स्ट्रा पढ़ना है। प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में सारी की सारी नहीं है मेंशन, तो तुमको जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पढ़नी है तुमने पढ़ी, सारी की सारी थ्योरी कवर करी। फिर तुम लोगों ने क्या किए, पीवाईक्यूज लगाने चालू करे, जो भी तुम्हारे पास मॉड्यूल्स हैं वो लगाने चालू करे। अब अगर मैं मान के चल रहा हूं कि यार एक चैप्टर में तुमने ये सारी की सारी चीजें, तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम लग जाएगा यार? तुम लोग थ्योरी मैक्सिमम 2 दिन में कवर कर लोगे एक चैप्टर की, 2 से 3 दिन के अंदर। फिर एनसीईआरटी के सवाल कर लोगे मान लो 2 दिन के अंदर, फिर तुम लोग एग्जाम्पलर के सवाल कर लोगे 2 दिन के अंदर, फिर अगले 2 दिन में ये हो जाएगा। तो 7 से 8 दिन के अंदर तुम्हारा बोर्ड लेवल पे एक चैप्टर कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद तुम कंपटीशन लेवल पे उसी चैप्टर को रेस कर सकते हो इन नेक्स्ट 5 डेज। तो 7 + 5 12 दिन, 12 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन होते हैं महीने में? 30 दिन होते हैं, तो 12 + 12 24 दिन हुए, फिर भी 6 दिन बचे हैं। उस 6 दिन में क्या कर सकते हो, इन्हीं 2 चैप्टर्स की कंबाइंड प्रैक्टिस करो, या फिर थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लो। किया जा सकता है ना? तो दिख रहा है ना, बहुत प्रैक्टिकल प्लानिंग है बेटा। प्लानिंग अच्छी पता है कौन सी होती है, जो तुमको आगे भी बढ़ाते रहे और तुमको एग्जॉस्टेड फील ना कराए। तुमको इस तरीके से अपना डेली रूटीन बनाना है कि एक तो तुमको एग्जॉशन फील ना हो, थकावट फील ना हो, एट द सेम टाइम तुमको ये भी पता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। इस हिसाब से प्लानिंग करनी होती है, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो। उसके बाद बेटा जब हमारा नवंबर हो गया तो अब हमारा स्प्रिंट भागने का टाइम आ गया है। अब तो बेटा तुम लोगों को एकदम ना कुछ भी नहीं देखना है, बस पढ़ना है। तो यहां पर प्रैक्टिस सेशन लगेंगे धुआंधार।
सैंपल पेपर की बुक लेनी पड़ेगी, अभी नहीं, नवंबर के बाद लेंगे, रेकमेंड कर दूंगा उसके हिसाब से लेना। एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, धुआंधार प्रैक्टिस होगी, अभी तक भी हो रही थी, अब थोड़ी सी और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी। रेगुलर रिवीजन करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि भाई सिलेबस बहुत ज्यादा है, सारे सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। अब यहां पर आके तुम्हारे लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश होगा तो इंग्लिश पे भी तुम लोगों को ध्यान देना चालू करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यार अगर तुम लोग जेई जैसा एग्जाम दे रहे हो तो 11th के बैकलॉग्स हो गए होंगे, कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो दिमाग से गायब हो गए होंगे, तो रिवाइज करना पड़ेंगी सारी चीजें। तो यहाँ पे तो तुम लोग, क्योंकि लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे टाइम भी होगा, क्योंकि तुम्हारा कोचिंग खत्म हो गया होगा, तुम्हारा स्कूल अगर तुम रेगुलरली जा रहे होगे तो भी तुम लोग छोड़ दोगे स्कूल जाना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 24 घंटे में से अगर 8 घंटे सोते भी हो तो भी तुम्हारे पास 16 घंटे पड़े हैं। आप लोग बोलोगे सर 16 घंटे पढ़ना है, यार तुम लोग मेरे को जानते हो, मैं हूं मस्तीखोर आदमी, मैं तुम लोगों को एक बड़ी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बता रहा हूं कि तुम लोग कम एफर्ट में भी बिना टेंशन के ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बस तुमको पता होना चाहिए हाउ टू डू इट, वही मैं बता रहा हूं। तो तुमको इस 16 घंटे में से भी ना 50%, 8 घंटे पढ़ना है बस यार। अगर तुम 8 घंटे पढ़ लेते हो तो तुम लोग बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे और कॉम्पिटिशन लेवल पे भी चीजें अच्छी कर लोगे। ठीक है, अब बेटा उसके बाद आ रहा है मंथली प्लान। मैंने बताया था ना मंथली कैसे कैसे कवर करोगे चीजें, वही मैंने बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि हर महीने में 2 चैप्टर का एवरेज लेके चल रहा हूं। जून में आप लोगों को 3 चैप्टर्स इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बेटा इससे पहले आप एटलीस्ट 1 चैप्टर तो पक्का कर चुके होगे, 2 चैप्टर का वन शॉट मैं ही डाल चुका हूं इस चैनल पे। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस, आईटीएफ मैट्रिसेस, जून तक ये सारे के सारे खत्म हो जाने चाहिए, निपट जाने चाहिए विदाउट एनी डाउट। अब अगर आप इस प्लानिंग को फॉलो नहीं कर पाओगे तो भाई मैं हो जाऊंगा उदास, क्योंकि आपसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था अगर आप कमिट करने को रेडी हो तो ही इस वीडियो में आगे बढ़ना, इस प्लान को देखना। उसके बाद जुलाई के महीने में डिटर्मिनेंट्स एंड यहां पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस चालू हो जाता है अपना। तो जुलाई के महीने में ये दोनों चैप्टर्स, फिर एओडी और इंटीग्रल्स। ठीक है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स दोनों के दोनों भारी चैप्टर हैं। अगस्त में बढ़िया से इनको कवर करना पड़ेगा 2 चैप्टर्स को। उसके बाद अगस्त सितंबर में बेटा हमारे मिड टर्म्स भी चालू हो जाएंगे, इसलिए देखो मैंने सितंबर में ना हल्के चैप्टर्स लिए हैं और मात्र 2 चैप्टर्स लिए हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस दोनों के दोनों हल्के चैप्टर हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है इन चैप्टर्स में। तो सितंबर का मंथ आपका लाइट रहेगा, आपको ज्यादा एग्जॉशन नहीं होगी और मिड टर्म भी अच्छे से चला जाएगा, प्रैक्टिस कर पाओगे। फिर अक्टूबर के महीने में अपना वेक्टर 3D, और बेटा जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग दिख रहा है इसको तीसरा चैप्टर की तरह काउंट मत करना, ये मात्र 1 दिन का चैप्टर है, इसलिए मैंने अक्टूबर में यहां पे इसको इंक्लूड कर दिया वेक्टर 3D के साथ। उसके बाद आप लोगों को बेटा नवंबर के महीने में देखो सिर्फ एक ही चैप्टर करने को बोला है, प्रोबेबिलिटी बस। और नवंबर में क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी के साथ साथ यार पूरा का पूरा सिलेबस एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे मान लो मैंने स्टार्टिंग के 12-15 दिन में प्रोबेबिलिटी खत्म कर ली, उसके बाद मेरे पास जो भी टाइम बचा है ना नवंबर को, मैंने जो भी जून से लेके अभी तक पढ़ाई करी थी मैं सारी की सारी चीजें रिवाइज करूंगा, चाहे वन शॉट की मदद से करूं, चाहे नोट्स की मदद से करूं, चाहे प्रैक्टिस करके रिवाइज करूं, जैसे भी करना होगा नवंबर में रिविजन लगेगी पूरे के पूरे सिलेबस की। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा प्लान आप लोगों के दिमाग में बस चुका है, फीड हो चुका है, बस अब आपको कमिट करना है। मैं कैसे हेल्प करूंगा मैं बता देता हूं। ऑलरेडी 2 चैप्टर के वन शॉट डाल चुका हूं, तो मैं आपको थ्योरी सिखाने पे भी फोकस करूंगा, उसमें भी हेल्प होगी आप लोगों की। एट द सेम टाइम रेलेवेंट प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और आप लोग अगर मेरे प्रैक्टिस सेशन देखोगे तो मेरे प्रैक्टिस सेशन में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप बोर्ड एग्जाम से जेई के क्वेश्चन पे पहुंच गए, जेई एग्जाम से एनडीए के सवाल पे पहुंच गए। क्योंकि बेटा ये चीज ना ऑब्जर्व करनी बहुत जरूरी है कि आपको बोर्ड एग्जाम से अगर कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस करने हैं तो बस वो एक छोटा सा ही जंप होता है जो आपको लेना होता है। कॉन्सेप्ट सारे के सारे मेजरली सेम है ना, ओवरलैपिंग है कॉन्सेप्ट में, बस थोड़ा सा सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। आप लोगों को मेरे प्रैक्टिस सेशन में वो फील होगा कि हम लोग हाँ यार इस तरीके से सोचेंगे तो बोर्ड एग्जाम से कंपटीशन लेवल पे अपने आप ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मोर वन शॉट्स कमिंग इन फ्यूचर फॉर श्योर। आप लोगों का सिलेबस अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा सारा का सारा इस चैनल पे, दिस इज माय गारंटी, माय वर्ड। आफ्टर अगस्त हम लोग
प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे भाई, रेगुलर लाइव आएंगे आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोगों को जो मैंने बोला है कि आप लोग उसके बाद सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे ही करेंगे, लेकिन लाइव आके मैं आपकी रेलेवेंट प्रैक्टिस कराता रहूंगा, चाहे वो एग्जाम्पलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कुछ यूनिक क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराता रहूंगा। और अगर आप पहले भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता है कि यार मैंने एक सीरीज चलाई थी मैथ्स विद रॉकी भाई, जिसमें हम लोगों ने बहुत यूनिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। ऐसे ही 12th लेवल पे हम लोग काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, अगस्त ऑनवर्ड प्रैक्टिस करेंगे अच्छे अच्छे सवालों। तो अब बस आप लोग यार एक कसम खा लो कि अब आप लोग जून से बढ़िया तरीके से कंसिस्टेंसी पकड़ोगे, टाइम को अच्छे से मैनेज करोगे, हर सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दोगे। जैसे ही मैंने मैथ्स का प्लान बनाया है, सेम आप डिट्टो हर सब्जेक्ट पे कॉपी कर दो। ये मत बोलना कमेंट में कि सर ऐसे ही बायो का प्लान दे दो, ऐसे ही केमिस्ट्री का प्लान दे दो। प्लान की जरूरत क्या है, जो चीज यहां पे बता रहा हूं आपके वहां पर भी इतने ही चैप्टर्स हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर इससे ज्यादा है, इससे कम है, तो तुम लोग थोड़ा सा एवरेज आउट करके कर सकते हो ना मैनेज। मैंने इस वीडियो में तुमको प्लान भी दिया है, प्लान बनाते कैसे हैं वो भी सिखाया है। तो इन्हीं चीजों को कॉपी करके अपना बाकी सब्जेक्ट्स का प्लान बना लो और मंथली अपना प्लान फिक्स कर लो हर सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, अभी अब मिलूंगा मैं तुम लोगों को चैप्टर 3 के वन शॉट के साथ बहुत जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। साइनिंग ऑफ नाउ, जय हिंद दोस्तों।